कैसे हैं सभी सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग आज मॉक टेस्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। मॉक टेस्ट में इतने ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं कि आप इन ऐसे क्वेश्चंस अगर 4 से 5 सेट आप लगा लेते हो तो आपके एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस मैथ से पूछे जाएंगे वो आप कर ले जाओगे। तो हम लोग आज आपको क्वेश्चंस को कैसे करना है और क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या रेलवे का जो फेज 2 का एग्जाम है, उन सबके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आपका यूपीपी का पेपर है उसके लिए भी है, लेखपाल, मतलब इसमें से जो मॉक टेस्ट हम बना रहे हैं इनमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मैथ जो होगा सेक्शन वो पूरा आपसे सॉल्व हो जाए। वो कॉन्सेप्ट, छोटा कॉन्सेप्ट और बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट हम आज बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और एक क्वेश्चन को कॉपी पे जरूर नोट करना, क्योंकि हर वो तरीका आपके लिए बहुत ही कामयाबी लेकर आएगा और हो सकता है वो तरीका आप एग्जाम में अप्लाई कर दें तो आपका कम समय में उसका आंसर आ जाए उस क्वेश्चन का। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्रॉफिट लॉस का। एक विक्रेता, क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है, ये परसेंट इधर कर लेना, 25% की छूट देता है और फिर भी उसे 25% का जो है प्रॉफिट होता है। यदि वस्तु का सीपी दिया है 1440 रुपये तो उस वस्तु का एमआरपी क्या होगा। अब देखो, इसका हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं। हर क्वेश्चन का आपको हम बताएंगे कॉन्सेप्ट, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे समझना, प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो इसमें या तो एक सीपी पर बात करता है, सीपी और एमआरपी बेस्ड क्वेश्चन होगा। अगर बेस अलग अलग दो, ये अलग चीज है, सीपी अलग होता है, एमआरपी बनता है, एमआरपी सीपी से ही है, ध्यान रखिएगा, एमआरपी जो है बनता सीपी से ही है। लेकिन देखा जाए तो दोनों अपने आप में 100% होते हैं। एक का जो है, एक पर डिस्काउंट चलता है तो एक पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस चलता है। अब देखो, जब बेस अलग अलग होते हैं, अब पॉइंट नंबर 1 नोट करो, जब बेस क्या होते हैं, जब बेस जो है अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं तो उनको कंबाइन करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए फार्मूला का यूज होता है। उनको जोड़ने के लिए किसका यूज होता है, फार्मूले का यूज होता है। और अगर जो है बेस एक ही है, जैसे मान लो या तो सीपी है, यही बेस है, अब सीपी से क्या बना, एमआरपी बना, एमआरपी से क्या बना, इस पे डिस्काउंट दिया तो एसपी बना। अब देखो, एक सेम ट्रैक है, जब सेम ट्रैक होता है मतलब शुरुआत यहां से होती है, मतलब जो ओरिजिन उसका फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है, तो वहां पर आप लगा सकते हो रेशियो मेथड भी लगा सकते हो और वहां पर आप इफेक्टिव मेथड भी लगा सकते हो। इफेक्टिव मतलब प्रभावी वाला, ये इफेक्टिव मेथड और रेशियो मेथड दोनों लगा सकते हो इसमें। और लेकिन जब बेस अलग अलग होता है, सिर्फ फार्मूला एक तो बनाया जाता है उसको लगा सकते हो, या फिर वहां पर आप रेशियो भी लगा सकते हो। तो मेरा जो क्वेश्चन है ये वाला, वो इस पर बेस्ड है। ये टाइप 2 है। जब बेस एक होता है, मान लो सीपी से स्टार्ट हुआ, एमआरपी गया, एमआरपी से फिर किस पे आया, डिस्काउंट किया, फिर किस पे आया, एसपी पर आया, तो ये क्या हो गया, तो ये पूरा आपका जो है चैन हो गई पूरी। और जब पूरी एक चैन होती है तो वहां अगर 2 स्टेप होते हैं तो वहां इफेक्टिव ज्यादा सही होता है, अगर 2 स्टेप नहीं होते हैं तो वहां हम रेशियो लगाते हैं। ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, और नहीं है तो आप इसको सीख सकते हो। अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका फार्मूला क्या बनता है, देखो इसका फार्मूला सभी याद कर लो, सीपी ब्रैकेट में अगर हम प्रॉफिट या लॉस को परसेंट में लेते हैं तो हम बेटा यहां 100% लेंगे, 100 लेंगे, मतलब क्या लेंगे, यहाँ 100 पे लगाएंगे इसको, 100 में। अब 100 होगा, वो 100% ही होता है, प्लस माइनस होगा प्रॉफिट या लॉस, ये। अब ये तुम्हारा एसपी हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एसपी। अब बराबर एमआरपी पे डिस्काउंट होता है, एमआरपी क्या होता है, एमआरपी पे तो है तुम्हारा डिस्काउंट होता है। अब देखो, तो एमआरपी ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट, अब मान पुट करते हैं, तो सीपी हमें दिया है 1440, प्रॉफिट दिया है 25%, 125 हो गया, इज इक्वल टू एमआरपी, डिस्काउंट भी 25 है, कितना हो गया, 75 हो गया। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एक फार्मूला याद कर लो जो आपके एग्जाम में इस पर क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे यूपीपी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से अब सॉल्व कर लो आप, 25 से काट दो 3, ये 25 से काट दो कितना, 5 हो जाएगा, है ना। तो यहां से 3 से फिर काट दो आप,
3 चौक 12, 480 हो जाएगा। 5 से गुणा कर दो 0, 40, 2400 इसका आंसर आ जाएगा और ये बी आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या होता है, दूसरा रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं। रेशियो में क्या होता है, तो रेशियो में जैसे 25% की छूट है तो इसको बोलते हैं 1/4, है ना। 4 पर 1 छोड़ दिया तो 3/4। किस पर छोड़ा, डिस्काउंट किस पर होता है, एमआरपी पर होता है। तो बेटा ये एमआरपी होगा, ये वाला है, ये एमआरपी हो गया। और एमआरपी होने के बाद क्या चीज हो जाती है, एसपी हो जाती है। तो ये चीज एसपी हो गई, ये एमआरपी, तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर एसपी हो गया। ठीक, अब देखो, अब जैसे 25% का लाभ बोला है तो इसको बेटा बोलते हैं 1/4। अब ये क्या हो गया, 5/4। अब यहां 4 क्या है, प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर होता है। और ये क्या हो गया, ये एसपी हो गया। अब देखो यहां एसपी 3 है, यहां एसपी 5 है। एक क्वेश्चन में एक तीन चीज हैं, सीपी है, एमआरपी है और एसपी है। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 एसपी अलग अलग नहीं हो सकती, इसलिए यहां 3 है और यहां 5 है, दोनों क्या होंगे, दोनों को बराबर करना होगा। तो यहां 3 और 5 को बराबर करो, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 पर बराबर करो, कैसे होगा, तो 5 से इधर गुणा कर दो, 3 से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सबसे बढ़िया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां 12 हो गया, यहां 20 हो गया। ये एमआरपी और सीपी का रेशियो बन गया 20 और 12 का। जैसे फिर समझो, देखो समझो मेरी बात, जैसे 25% डिस्काउंट है, समझो मेरी बात, और 25% क्या है, ये प्रॉफिट भी है। अब कोई क्वेश्चन इस पे बन जाए कर लेना तुरंत। तो इसको क्या, अब चाहे फार्मूला आपको नहीं याद है, अगर फार्मूला आपको नहीं याद है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू एमआरपी और ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट। अगर आपको नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, आप क्या करो, वहां तुरंत इसको रेशियो में, डिस्काउंट है तो माइनस, डिस्काउंट मतलब माइनस होता है, डिस्काउंट के बाद छूट ही, छूट के बाद क्या होता है, पैसा घट जाता है। अगर कोई चीज 20 रुपए की है, 5 रुपए छोड़ दिए जाएंगे तो 5 रुपए घटा दिए जाएंगे, मतलब 15 रुपए में चीज आपको बेची जाएगी। यही होता है डिस्काउंट का सिस्टम। अब देखो 25% 1/4 होता है, डिस्काउंट के बाद कितना हो गया, 3/4 हो गया। और 25% 1/4 वही है, तो प्रॉफिट की बात कर रहा है तो 1/4 है, लेकिन यहां पे जुड़ेगा और यहां पे घटेगा, तो यहां पे हो जाएगा 5/4। और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे तरफ मारो, क्योंकि हमको एसपी बराबर करना है, एसपी यहां भी है और एसपी यहां भी है, तो इसको बराबर करना, तो नीचे तरफ गुणा कर दो। तो नीचे तरफ गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20, और ये क्या हो जाएगा, 12। यही रेशियो हो जाएगा, ये एमआरपी हो जाएगा और ये तुम्हारा सीपी हो जाएगा। बात समझ, इसकी वैल्यू हमें दी है 1440, तो 12 से काटा ये 12 और 12 दूनी 24, मतलब 2400 इज अ करेक्ट आंसर। इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, ये दोनों चीज आपके सामने है। एक क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। दूसरा आपसे क्या, बेस जब सेम होता है, मान लो उसने कहा कि जो है 40% एबव प्रिंट करता है, सुनो, उसका जो एमआरपी है सीपी से 40% अधिक प्रिंट करता है और उस पर 10% डिस्काउंट देता है। 10% का देता है, डिस्काउंट देता है, तो बताओ कितना परसेंट लाभ हुआ। अब उसके लिए अब देखो यहां पर क्या है, बेस फिक्स है, सीपी से एमआरपी, एमआरपी से एसपी। मतलब क्या हुआ कि पूरा चैन रूल चल रहा है। जब चैन रूल चलता है, अगर 2 स्टेप होते हैं तो आप इफेक्टिव लगा सकते हो। अधिक प्रिंट करता है मतलब +40 हो गया, डिस्काउंट है मतलब -10 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 40 गुणे 10 बटा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये सॉल्व कर देंगे तो यहाँ कितना 30 हो जाएगा, -4 बराबर कितना हो जाएगा, 26% हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इफेक्टिव लगा दो तुरंत। लगातार छूट बोला है, मान लो आपसे कहता है कि 10% एंड 20% का इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा। 2 डिस्काउंट है, पहला 10%, दूसरा 20%। बोले इफेक्टिव डिस्काउंट बताओ, तुरंत कर दो, -10, -20, माइनस प्लस। ये आप इसको इफेक्टिव वाले फार्मूले को आप समझ सकते हो। ये पूरा हमने प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ा रखा है यूट्यूब चैनल पर, कम से कम 10 वीडियो हैं प्रॉफिट लॉस के, पूरा रिविजन कर डालो, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो बेटा है, ये मिक्सचर एलिगेशन पर है, या रेशियो कह सकते हो। ये रेशियो का मिक्सर है, रेशियो को क्या किए हैं, मिक्स किए हैं। ये किस चीज का मिक्स है, रेशियो का मिक्सर है। मिक्सर एंड एलिगेशन का मतलब होता है कि किसी 2 अलग अलग
अलग अलग सांद्रता की चीज़ें हैं उसको आपस में मिलाने की प्रक्रिया को ही एलिगेशन कहते हैं। अब प्रक्रिया को एलिगेशन कहते हैं, मतलब वो माध्यम है, मिलाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर रेशियो कभी मिलाए जाते हैं, कभी रेट होता है, कभी अलग अलग चीज़ें होती हैं, कभी कुछ होता है। तो मिक्स करने की कोई जो तरीका होता है उसे हम एलिगेशन कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स एंड वाई को मिश्र धातु, यहाँ क्या है, मेटल को मिला रहा है, मेटल का रेशियो है एलवाई है, उसी को हम क्या करते हैं, एलिगेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे बोला एक्स वाई दो मिश्र धातुएं हैं जो कि हम सा, अब यहाँ जो मेन रूल होता है बहुत ध्यान समझना, कोई चीज जब मिलती है, कोई अब दो एलिगेशन या रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो ध्यान समझना। कोई चीज कभी भी मिलती, कितना भी रेशियो क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, जब तक वो उसका बेस बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक वो सेम बेस पर नहीं आ जाते हैं, तब तक वो नहीं मिलते हैं। यही गणित का सबसे बड़ा जो है पॉइंट होता है कि जितने भी सिंबल मैथ में होते हैं, जब तक कि बेस इक्वल नहीं होता है, जब तक कि दोनों तरफ का यूनिट बराबर नहीं होता है, तब तक कोई मैथमेटिकली ऑपरेशन नहीं सक्सेस होता है, वो फेल हो जाता है। तो मैथ्स कहती है कि सबसे पहले या तो उसका यूनिट बराबर करो या उसका बेस बराबर करो। अब यहाँ क्या क्या है, यहाँ पर टोटल बेस बराबर करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई दो मिश्र धातुएं हैं जो क्रमशः 1:4 और 11:8 के रेशियो में है, जिंक और एल्युमिनियम को मिलाकर तैयार की जाती है। दोनों मिश्र धातुओं की समान जो है मात्रा लेकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाई जाती है। तो नई मिश्र धातु में जस्ता और एल्युमिनियम का अनुपात, ये तो बहुत आसान है, ये तो समान खुद ही बोल दिया है, समान मात्रा नहीं लेता तो भी दिक्कत होती। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग मिनिमाइज करते हैं थोड़ा, और देखो ध्यान से समझो, बहुत ध्यान समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से आप समझ जाओगे। एक क्वेश्चन आपको हम सिखा देंगे, देखो जो आपके एग्जाम्स में आएंगे वैसे क्वेश्चन ही हैं सब, बिल्कुल डरने जरूरत नहीं है पेपर को लेकर के, चाहे वो 10+2 का सब पेपर हो और चाहे सीजल का पेपर हो, चाहे रेलवे फेज 2 का पेपर हो, डरना बिल्कुल नहीं है। अब देखो पहला रेशियो क्या है, 1:4 है, दूसरा कितना 11 कितना है 8 है। क्या करना है, 4 1 5, ये क्या करना है, 11 8 कितना होता है 19, 11 8 कितना होता है 19। अब देखो ये पहले बराबर करेंगे तो 95 पे एलसीएम जाएगा, एलसीएम 2 से अधिक होता तो भी एलसीएम लिया करो। यहाँ कितना जाएगा 19, यहाँ कितना जाएगा 5, 19 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा 19, और यहाँ 76 हो जाएगा। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 55, यहाँ हो जाएगा 40, और उठा के ऐड कर दो तो कितना होगा 6, 116 हो गया, ठीक। और ये कितना हुआ 9 5 14, 64 हो गया, है ना, 14 74 हो गया, कितना 74, 2 से डिवाइड कर दो तो 37 रेशियो 58, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया, ये वाला। बस समझ गए। तो कभी भी अगर आपके सामने कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन है कभी भी, तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप जो है, अगर मान लो समान मात्रा बोला है, अगर कोई रेशियो दे भी देता तो भी वो आपका लग जाता। क्वेश्चन थोड़ा कट रहा होगा, मैं आपका सही कर दे रहा हूं। है ना। चलो हम लोग बात करते हैं अब इसके बाद अगले क्वेश्चन। अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मान लो वो यहां कह देता, देखो एग्जांपल समझा रहे हैं, मान लो कोई 3 बर्तन होते हैं, सपोज डैट, मान लो 3 बर्तन है, एग्जाम्पल एक समझा दे रहे हैं आपको। जैसे मान लो 3 बर्तन है, इसमें मिल्क वाटर है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है, अलग अलग भी होगा तो भी हम इसको लगाते। यहाँ 1:2 मान लो 3 है, यहाँ मान लो 2:4 2:3 है, और यहाँ 1:2 है, ये इसका रेशियो है। हमें तीनों से, मान लो इसमें से हमने 2 भाग लिया, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसमें से 2 भाग लिया, इसमें से हमने 3 भाग लिया, और इसमें से हमने 5 भाग लिया, मान लो, या कुछ भी कह सकता है, ये हो सकता है इसका रेशियो दे दे आपको, इस 3 अनुपात में आपको लेना है। तो इनको मिलाने के बाद ये बताना है कि नया अनुपात क्या होगा मिल्क एंड वाटर का। तो देखो सबसे पहले हम ये तब करेंगे जब पहले हम बराबर कर लेंगे। तो 1:3 कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4 होता है। और ये तुम्हारा 2:3 कितना होगा, ये तुम्हारा 5 होता है, और 1:2 कितना होता है, ये तुम्हारा 3 होता है। बेटा इसको जैसे एलसीएम लेंगे तो ये कितना एलसीएम आएगा 60 आएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ तुम्हारा 20 हो जाएगा, ठीक।
इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 15, 60 और कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 15, 60 और 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमसे बोला है, मान लो जो 2 भाग, 3 भाग, 5 भाग, तो इन्हीं से हम यहां मल्टीप्लाई करा देंगे। इन्हीं से क्या करेंगे, इन्हीं से यहां 2 से, यहां 3 से और यहां 5 से, और फिर ये 30 से इधर इंटू कर देंगे। ये 30 हो गया तो 90 हो गया। थोड़ा कलर चेंज कर लें, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये 30 कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। यहाँ क्या है, 36 है, 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है। ये 3 से करोगे और 36 3 कितना होता है, 6 3 6 18 और 3 3 9 108, है ना। और यह 20 पंचे 100 होता है, तो ये 100 हो गया और ये 200 हो गया। अब इसको ऐड कर देना है बस, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 3 10 हो जाएगा, 202 यहाँ हो गया, है ना, 2, और यहाँ 7 3 10 का 0 1 1 2, यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ कितना 9 और 2 1 3। अब ऐसे और काट लोगे तो आंसर आप मतलब समझ गए होगे। अगर रेशियो समान है तो भी हम मिलाएंगे, रेशियो अलग अलग दिया है तो भी हम उसको वहीं पर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अनुपात होगा, चाहे ऐसे पूछे और चाहे वैसे पूछे। चलो बात करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 आज का है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो है 80,000 रुपए पर 40% वार्षिक दर से 1 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट तिमाही कितनी होगी। मतलब क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, क्वार्टरली पूछ रहा है। अब यहां समझो जरा, जब भी कंडीशन दी होती, बहुत कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट से ही पढ़ा रहे हैं आपको। कंडीशन जो होती है, कंडीशन क्या है, तिमाही है। रेट कैसी है, वार्षिक है। बहुत ध्यान से पढ़ने वाला होता है क्वेश्चन एग्जाम में। अगर कंडीशन के हिसाब से हम रेट को चेंज कर देते हैं, मतलब 12 महीने की जो रेट है, देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो कंडीशन होगी पेपर में क्या देखोगे, कंडीशन क्या दे रखी है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उस रेट को सेट करोगे। सबसे पहले आप ये करोगे। तो तिमाही मतलब 3 मंथ होते हैं, 12, अब ये वार्षिक मतलब एनुअली की बात कर रहा है। 12 महीने की रेट कितनी है, 40% है। तो एक चीज बताओ, सबसे पहला काम करोगे, ये पेपर में सबसे पहला काम आप ये करोगे कि आप रेट क्या होगी 3 महीने की वो सेट करोगे, सबसे पहला काम। फिर तो आपके ट्रिक बाद में अप्लाई होती हैं, फिर चाहे इफेक्टिव मेथड लगाओ, चाहे स्लैब मेथड लगाओ, चाहे फॉर्मूला लगाओ। 3 तरीके 4 तरीके होते हैं, अलग अलग मास्टर अलग अलग बताते हैं, हर चीज का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन शुरुआत सबकी यहीं से होती है। रेट आपको सेट करना पड़ेगा 10%। कैसे, कंडीशन को ले जाते हैं रेट पर। 12 महीने का 40% है तो 3 महीने का कितना होगा, 10% होगा। कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखो, अब देखा करो कितने समय का ब्याज चाहिए, कितने समय। देखो ये जो फॉर्मूला होता है जो आप पढ़ते हो, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस रेट बटा 100। एक्चुअली में यहां पर ये T नहीं होता है, यहां पर ये N होता है। N मतलब होता है कितनी बार ब्याज लगाया गया, कितनी बार ब्याज लगाया गया, कितनी बार ब्याज क्या हुआ, लगाया गया, ये होता है इस पावर का मतलब। लेकिन किताबों में T लिखा होता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। पावर का मतलब होता है इतनी बार ब्याज लगा। लेकिन जब ईयरली होता है तब, मान लो वार्षिक ब्याज की गणना होती है, कैलकुलेशन अगर ईयरली होता है तब तो वहां T सही होता है। लेकिन अगर ईयरली नहीं होता है तो वहां क्या होना चाहिए, वहां N होना चाहिए। ये जो है बुक्स में, बहुत सी बुक्स में लिखा होता है, बहुत में नहीं लिखा होता, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं है। तो अगर एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होंगी। कितनी होंगी, 4। अब आते हैं मुद्दे पर। कितने रुपए हैं, 80,000। देखो प्रिंसिपल कितना है, 80,000। प्रिंसिपल कितना है, 80,000। रेट हमारी कितनी आई है, वैसे है तो 40%, तो आई कितनी है, 10%। और कितने एन आए हैं, एक साल में 12 महीने में 3 के हिसाब से कितने एन होंगे, एन ऐसे निकालते हैं तो एन आएंगे 4। इसके बाद आप ट्रिक लगाते हो। इतना सबके लिए कॉमन सेगमेंट है, मतलब इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। मतलब हर कॉन्सेप्ट जितने इसके तरीके होंगे, इतना काम आपको कॉमन करना है हर व्यक्ति को, जितना विद्यार्थी तैयारी करता होगा, जितने एग्जाम में बैठे होंगे, यहां तक सबको सोचना है। इसके आगे 3 सेगमेंट हैं। अब देखो कौन कौन बच्चा कैसे सोचता है और आपको कैसे लगाना है। एक बच्चा इसको तुरंत ही सोचता है फार्मूले पर, तुरंत ही वो 80,000 लिखेगा इंटू 1 प्लस 10/100 की पावर 4 पे ले जाएगा। अब यहाँ से 11 बाई, अब इस पर कैलकुलेशन करेगा,
80,000 और 11/10 की पावर 4, और इसको जो है लगाएगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेगा, थोड़ा बहुत फंसेगा। इसका होता है 14641, 11 की पावर 4 होता है, बटा ये होता है तुम्हारा 10,000, 4 जीरो ऐसे कैंसिल हो गए, 8 से इसको गुणा कर देंगे, है ना, तो ये अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? या इसमें से घटा दोगे, इसमें से क्या कर दोगे, घटा दोगे क्या, प्रिंसिपल, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर इसको हल करना होगा। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका कहता है स्लैब मेथड। स्लैब क्या कहता है? स्लैब कहता है कि पहले लिखो प्रिंसिपल, कितना लिखा, 80,000, उसको निकाल लो पहले 10%, तो ये पहले साल का ब्याज हो गया तुम्हारा 8,000। कितना हो गया पहले साल का ब्याज? 8,000। 10% है ना रेट। अब देखो दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल हम इसका भी ब्याज लेंगे 10% और प्रिंसिपल का भी लेंगे 10%। ये दूसरे साल की बात कर रहे हैं। तो इसका 10% कितना हो गया, 8,000 हो गया। इसका 10% हो गया 800। ये हो गया दूसरे साल का। जब तीसरे साल की बात करेंगे तो इसका भी लेंगे 8,000, ये भी 8,000 होगा, इसका भी होगा 800, इसका भी होगा 800 10%, और इसका भी होगा 8 का 64 हो जाएगा, इतना। अब ये तीसरे साल का हुआ। अब हम चौथे साल पे जब जाएंगे तो इसका भी 8,000 होगा, इसका भी 800 होगा, इसका भी 800 होगा, इसका भी 80 होगा, और पिछला इसके भी सब कुछ आपको निकालने होंगे। अब सोचो ये स्लैब वाला क्या हो गया, बकवास हो गया। कहीं भी एक छूट गया तो आपसे गलती, इसमें गलती होने के चांस, इसमें गलती होने के चांस, मतलब दोनों तरीके में काट देता हूं। जो मैं पढ़ाता हूं अपने बच्चों को, तो ये दोनों तरीके हटवा देता हूं कि मेरे बच्चे तरीके नहीं लगाएंगे कि एग्जाम में वहां फंस जाएं। तो हम क्या कराते हैं, तो हम कराते हैं लाइन मेथड। क्या कराते हैं? लाइन मेथड। कैसे? देखो, हम लिखाते हैं ऐसे 80,000 और 4 डंडे, जितने n होते हैं, n बराबर 4 है तो 4 डंडे हो जाते हैं। अब 4 डंडे सब पर रेट लिख देंगे 10%, सब पर लिख देंगे 10%। ये और ये 10% कितना हुआ, 8,000 हुआ। ये बेटा कितना हुआ, 800 हुआ। ये कितना हुआ, 80 हुआ। ये कितना हुआ, 8 हुआ। बस समझ गए। और मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी कोडिंग होती है 4, 6 और 4 और 1। ये कैसे आती है? ये पास्कल के ट्रायंगल का नियम है, पास्कल्स ट्रायंगल्स रूल है कि अगर मान लो पहला 1 डंडा है तो 2 हो जाता है, बंद कर दो इसे, फिर 2 1 3 हो जाता है, 2 1 3, फिर इसको बंद कर दो। ये आपका 11 की पावर निकालने का तरीका भी होता है, और ये जो है पास्कल का नियम भी होता है। अभी ऐसे चलते रहो आप। तो पहला स्टेप जैसे 1 1 हटा दोगे तो ये 2 1, ये फर्स्ट n बराबर 1 के लिए है, ये n बराबर 2 के लिए है, ये वाला जो कोड है n बराबर 3 के लिए है, ये जो कोड है वो n बराबर 4 के लिए है। ऐसे केमिस्ट्री में पढ़ते होगे आप, n बराबर 1 2 3 4, है ना। तो ये पूरा कहानी है इसमें, ये ठीक। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लो। इसको बोलते हैं 32,000। कितना लिखोगे, 32,000। ये कितना हो जाएगा, 4800। ये हो जाएगा 320, और ये हो जाएगा 8। ऐड करोगे आप तो 32,000, चाहे ऐसे लिखा ज़्यादा सही है, 4800, ये 320 और 8, आखिर में क्या होगा, 8 होगा। अब देखो इसमें जो है ऑप्शन देखोगे जब, तो इसमें एक ही ऑप्शन में 8 है, ये तो ये हो जाएगा। तो ऐसे कुछ हिंट्स हैं जो आप एग्जाम में लगाओगे कि जैसे ही आप सॉल्व करोगे आखिरी स्टेप, जैसे मान लो हमने तुरंत ही अंतिम वाला देखा 8 आ रहा है, मतलब देखा एक ही में। अब पूरा गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तुरंत ही आप देखिए लास्ट डिजिट और टिक मार दिए, मतलब थोड़ा अवेयर रहेंगे, थोड़ा एडवांस सोचेंगे, तो आप जो है पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर लेंगे। SSC जो 11 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं CGL के, है ना। तो आप सभी लोग ये सब कर सकते हो, जो इस महीने से शुरू हो रहे हैं एग्जाम, है ना। सबके एग्जाम अलग अलग डेट में हैं। अब देखो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक किसान, पढ़ो इसको, एक किसान 61 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय करता है। वह कुछ दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर तय करता है पैदल, और कुछ दूरी 9 किलोमीटर पर आवर से तय करता है ना। तो चली हुई कुल दूरी क्या है, कौन सी चली गई कुल दूरी, कौन सी, पैदल की पूछा है। किसकी पूछा है, पैदल चली गई कुल दूरी क्या होगी, कौन सी पूछा है, पैदल चली गई कुल दूरी क्या होगी। बस समझ गए। तो जब पैदल चली गई कुल दूरी पूछा है तो इसके भी बहुत तरीके हैं। इसमें एक तरीका आप लगा सकते हो एलिगेशन। ऐसे क्वेश्चंस में एलिगेशन भी लगते हैं।
एलिगेशन कहाँ कहाँ लगता है, जहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हों और उनके कंक्लूजन दिया हो, उसमें उससे हम औसत निकाल सकें या उसका हम ओवरऑल डाटा निकाल सकें। जैसे यहाँ पर कुछ दूरी 4 से चलता है, मतलब स्पीड की बात कर रहा है, और कुछ दूरी चलता है 9 से, ठीक, ये पैदल है और ये किसी से साइकिल से भी चलता है। यहाँ पर हम औसत निकालेंगे, औसत चाल निकालेंगे। चाल कैसे निकलती है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 61 किलोमीटर है बेटा, ये देखो, और समय कितना दिया है, समय दिया है तुम्हारा, कुल समय लगता है उसे 9 घंटे, तो 61 बटा 9, यहाँ क्या लिखोगे 61 बटा 9। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, अगर नीचे वाले नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नीचे से हट जाता है, तो यहाँ 81 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 और 61 में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 36 61 में डिफरेंस आ रहा है 40 और 21, अच्छा 21 और 25 यहाँ हो जाएगा 36 4 40, 40 20, 21 21 4 25, यहाँ देखो 20 हो गया। मतलब ये जो रेशियो बना 4:5, ये जो रेशियो बनता, ध्यान रखना, अगर हम स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं तो रिवर्स क्या होता है, टाइम होता है, तो रेशियो हमको टाइम का मिलता है। यह समझो कि जब हम बीच का मान निकालते हैं, जो बटे में होता है, जो भी बटे में होता है उसका रेशियो नीचे बनता है। जब हम बीच का डाटा निकालते हैं या रेट निकालते हैं या परसेंट में निकालते हैं, तो जो बटे में डाटा होता है उसका रेशियो बनता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब समय आ गया 9 बराबर 9 घंटा, 9 बराबर 9 घंटा, तो 1 बराबर 1 घंटा। अगर पैदल पूछा है तो पैदल की चाल कितनी है, 4 है, तो 4 गुणे 4 कितना आंसर आएगा, 16 किलोमीटर। अगर पैदल का पूछा तो 16 हो जाएगा, ये वाला सी वाला, और उससे पूछता तो कितना हो जाता है, 4 चक्कू 16 हो गया। उससे पूछता तो कितने घंटे, 5 घंटे, 9 पचे 45, उससे 45 होता, किससे, साइकिल से। मान लो यहाँ नहीं लिखा है साइकिल, तो साइकिल देख लेना, लिखा होगा 22 के लिखा हुआ है, ठीक। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है, देखो समझाते हैं, ये हर जगह अप्लाई होता है। यही तरीका आप परसेंटेज में लगा सकते हो। परसेंटेज में कहां लगा सकते हो, जहां पर बोलता है क्या कि जनसंख्या पे बोलता है, मेल और फीमेल बढ़ रहे होते हैं, ओवरऑल भी दिया होता है, वहां लगा सकते हो। प्रॉफिट लॉस में लगा सकते हो, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस में तो लगा ही रहे हो, SI CI में लगा सकते हो, ठीक। अब देखो क्या लगा सकते हो, डिस्टेंस कितनी है टोटल, 61 किलोमीटर। इस तरीके को सीखने की कोशिश करिएगा। टाइम कितना है, 9 आवर है। दो स्पीड है, एक है तुम्हारी 9 किलोमीटर पर आवर, एक स्पीड ये दिया है, और एक स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ये वाली जो स्पीड है ये पैदल वाली है, और ये वाली स्पीड जो है ये साइकिल वाली है। अब देखो कॉमन सेंस लगाना है आपको, ये साइकिल वाली स्पीड है और ये पैदल वाली स्पीड है। हमको पैदल वाली डिस्टेंस चाहिए। अगर हमें पैदल वाली डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा 9 घंटे चला देंगे साइकिल से। जब 9 घंटे पूरा साइकिल से चलेगा तो चल जाएगा 81 किलोमीटर, हाँ या ना। जब पूरा चल जाएगा साइकिल से तो चल जाएगा 81 किलोमीटर। अब देखो 81 किलोमीटर और 61 किलोमीटर चलना था, कितना 61, और चल गया ज़्यादा। और कितना ज़्यादा चल गया, 20 किलोमीटर। अगर ये 20 किलोमीटर ज़्यादा चल गया है, क्यों ज़्यादा चल गया, क्योंकि हमने चाल ज़्यादा ले ली है। यहाँ चाल कितनी है 4, और ले कितनी ली है 9, भैया कितनी ज़्यादा ले ली है 5, तो इस चाल से भाग कर दोगे तो ये जो आया 4 घंटे। मतलब अगर हम 4 घंटे उसको पैदल चला देते तो ये दूरी 81 न चल के कितनी चलती, 61 चलती। मतलब इसका मतलब उसको पैदल कितना चलना चाहिए था, 4 घंटे चलना चाहिए था। अगर वो पैदल बीच में 4 घंटे चल लेता तो वो 61 किलोमीटर न चल के 61 किलोमीटर ही चलता। अगर ये नहीं चलेगा तो 81 चल जाएगा, क्योंकि हमने पूरा 9 घंटा उसको साइकिल से चला दिया है। आई बात समझ में। तो शायद आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ 81 किलोमीटर है, और है ना 81 कैसे, हमने पूरा उसको चला दिया साइकिल से। और जब पूरा चला दिया साइकिल से बेटा, तो ये बताओ पैदल चलाया नहीं, तो क्या चलना था 81, 61 चलना था और चल गया 81, तो 20 किलोमीटर मोर चल गया। क्यों, क्योंकि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा डिफरेंस हो गया, इसलिए 4 घंटे चलना था पैदल, तो हो गया 16 किलोमीटर। आई बात समझ में। मतलब पेपर में अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। जैसे 81 है, 9 आवर है, एक 4 है, एक 9 स्पीड है, आप इसको गुणा कर दिया, 81 आया, यहाँ 61 था। डिफरेंस कितना है, 20 है, यहाँ डिफरेंस कितना है, 5 है, कितना समय हुआ, 4 है, इसको गुणा कर दिया, 16 किलोमीटर आ गया। किसका आ गया, पैदल आ गया। 16 कितना आ गया, पैदल आ गया। क्लियर है, आपको समझ में बहुत बढ़िया आ गया होगा। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन।
इलेक्शन का सवाल है और ये क्वेश्चन खूब इधर आ रहा है पेपर में। देखो कहता है एक चुनाव में दो प्रत्याशी ए तथा बी हैं, 60% वोट पड़ते हैं, मतलब पूरे इलेक्शन में जो वोट पड़ रहे हैं 60%। अब कहता है ए 600 मतों से विजयी घोषित किया जाता है। अब कंडीशन आ गया, यदि बी को 40% अधिक मत प्राप्त हुए होते तो दोनों के बीच बराबरी हो जाती। तो गांव में कुल रजिस्टर्ड मतदाता कितने थे? अब देखो 40% अधिक मत प्राप्त हुए होते, मेरी बात सुनना ढंग से। जैसे मान लो 100% मतदाता है गांव में, इसमें से कितने वोट डालते हैं? 60% वोट डालते हैं। ये पड़े वोट हैं, ये क्या है? ये डाले गए मत हैं, डाले गए मत है, ये डाले गए मत हैं। बात समझ गए? मतलब ये पोलिंग बूथ तक गए इतने, 60% होता है इलेक्शन, 60, 65, 55 इसी बीच में जाता है। आप देखते होंगे न्यूज़ में, अभी इलेक्शन हुआ है विधानसभा का, उसमें 60%, 55%, 70% लगातार न्यूज़ वाले अपडेट कर रहे थे। तो यही लगभग ऐसे होता है। अब देखो दो बंदे हैं, एक ए है और एक बी है। अब देखो ये तरीका जो हम आपको सिखा रहे हैं, सबसे ज़बरदस्त तरीका सिखा रहे हैं, इसी को आपको सीखना है। अब ए के मत इससे कितने ज़्यादा हैं? इसके मत ज़्यादा हैं तुम्हारे, 600 मत ज़्यादा हैं। कितने? 600। कितने अधिक हैं? 600 ज़्यादा हैं। किसके? ए के। मतलब ए 600 मतों से इस बार, मान लो पिछला वाला जो विधानसभा इलेक्शन था उसमें कोई बंदा ए है और कोई बंदा बी है, पिछला इलेक्शन, ये इलेक्शन नहीं, उसमें वो 600 मतों से जीत गया था। मान लो किसी गांव का प्रधानी था, समझ लो प्रधानी में ए बंदा जो है बी बंदे से 600 मतों से जीत गया था। थोड़ा दिमाग में फ्रेमिंग करिएगा। अब क्या सोचना है यहाँ पर कि अगर वो 600 मतों से जीत गया था तो यहाँ सोचो अगर अब कुछ मत मिले होंगे, मुझे तो नहीं पता, बस 600 ज्यादा पाया था, कितने होंगे ऐसा पता कुछ नहीं है। तो यहां भी गोला, यहां भी गोला, ना इसके मत पता ना इसके मत पता। अब दो कंडीशन आती है, अगर इसके 40% मत बढ़ जाएं, कितने बढ़ जाएं? 40% मत बढ़ जाएं, तो जो इसके मत हैं और जो इसके मत हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। अब देखो, अब 40% बढ़ जाए तो 40% को बोलते हैं 2/5। क्या बोलते हैं? 2/5। मतलब 5 पर 2 बढ़ जाए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले उसके 5 थे और 2 बढ़ गए। तो पहले 5 थे, अगर 2 बढ़ गए तो कितने हो गए? 7 हो गए। अगर ये 7 हो गए तो इसके भी कितने हो गए? 7। तभी तो भैया बराबर हो गए। बराबरी कब होती है? जब इसके मत बराबर हो गए। अब यहां कुल मत कितने हैं? 14 है। यहां कुल कितने मत हैं? 14 है। तो मत ट्रांसफर होते हैं, मत बढ़ते नहीं हैं। अब यहां 14 है तो मतलब ऊपर भी कितने होंगे? 14 होंगे। 9, 5, 14, मतलब नीचे क्या है? बराबर है। अब मान लो पहले इसको 9 मिले थे, इसको 5 मिले थे, अब इसकी क्या हो गए? 7। इसके कितने हो गए? 7। इसके 2 मत इधर बढ़ गए, इधर इसके 2 मत घट गए, इसके 2 मत बढ़ गए, तभी तो 40% बढ़ गए। जितने इसके बढ़ेंगे उतने उसके घटेंगे। अगर मान लो, ये तो समझ में आ रहा होगा, इस इलेक्शन में मान लो कोई बंदा पहले जीता होगा, इस इलेक्शन में उसकी वोटें काट ली गई, उसकी वोटें कितनी कट गई? वो 2 वोटें समझो इसने बढ़ा ली हैं, समझ गए होगे। अब क्या है, यहां डिफरेंस कितना है? यहां 4, तो 4 बराबर कितना है? 4 बराबर 600 है। 4 कितना है? 600 है। तो 9, 5 कितना है? 14 बराबर कितना होगा? निकाल लो। तो 4 से काटो, 15 हो गया, तो 0 हो गया। 15 चक्कू 60, 15 का 15 6 21, कितना हो गया? 2100 हो गया। अब मान लो 2100 कितने हैं? ये 60% है। 60% की वैल्यू जो है ये 2100 है। तो हमें चाहिए 100% का मान, टोटल हमें चाहिए ना। तो कितना हो जाएगा? 2100/60 और गुणे कितना? 100। तो 0 कैंसिल कर लो, 3 दूनी 6, 3 सत्ती 21, 2 से काटो 5, 5 सत्ती कितना उत्तर आएगा? 3500 उत्तर आएगा। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा ये सवाल, है ना। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत यार पूछे जाते हैं, तो इनको जो है ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं है, खाली यहाँ पर आप ये चीज़ समझिएगा। और इलेक्शन का मेरा एक वीडियो पूरा पड़ा हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पर, इलेक्शन से छुटकारा नाम से। परसेंटेज में जाना, उसमें इलेक्शन के पूरे क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिए हैं। एक तरफ से पढ़ लेना, कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। आप मेहनत कर लोगे तो गारंटी है आपके बहुत नंबर आएंगे। हम सब आपके साथ हैं, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आओ और अपना नाम रोशन करो, है ना। यही हम लोगों का लक्ष्य होता है, हर टीचर का यही लक्ष्य होता है कि उसका विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आए और वो अपने नाम का, अपने गांव का नाम, अपने समाज का नाम, अपने देश का नाम रोशन करे और अपने टीचर का भी नाम रोशन करे। वो टीचर कोई भी हो सकता है, वो किसी से भी पढ़ सकता है ना।
सबका अपना अपना टीचर होता है, सबका अपना अपना गुरु होता है। देखो, और जो हमारे शिष्य हैं वो तो हमारे यहाँ ही हैं, और जो और भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी मेरे शिष्य हैं। देखो इधर, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। कहता है हमारी, ये क्वेश्चन आएगा तो पेपर में लिख लो, इंपॉर्टेंट। हमारी पृथ्वी 71% पानी से घिरी है, उत्तरी हिस्से में यह प्रतिशत 58% है, दक्षिणी हिस्से में कितना प्रतिशत पानी से नहीं घिरा हुआ है। 2 लाइन का क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। पूरी पृथ्वी चूंकि क्या होती है, आधी आधी होती है, ये हाफ 1:1 रेशियो होता है, आधी आधी होती है, ठीक। अब मान लो ये 71 पानी है, ठीक, ये 70, हमारी पृथ्वी क्या है, 71 पानी से भरी हुई है। बहुत ध्यान समझना, अगर 71 पानी से भरी हुई है, 71% पानी से भरी टोटल, और उत्तरी गोलार्ध में 58% है, ये 58% है। अब देखो एलिगेशन क्यों लगे, ओवरऑल दिया है, टोटल दिया है। अब यहाँ का नहीं पता है, ये हमने इसको साउथ मान लिया, इसको नॉर्थ मान लिया, ठीक। अब देखो इसका डिफरेंस कितना बना, 71 58 में कितना डिफरेंस होता है, 13 का होता है। 58 12 70 और 70 और 12 1 13 हो गया। अब यहाँ अगर 13 है तो यहाँ भी 13 ही होगा। क्यों होगा 13 यहाँ, क्योंकि ये जो रेशियो बनता है वो बनता है टोटल कितना, पोर्शन का, टोटल उसके एरिया का। अब ये 1:1 रेशियो है, बराबर होता है, क्योंकि ये विषुवत रेखा होती है ना। ये कौन सी रेखा होती है, ये भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर कितने देशों से गुजरती है, ये गुजरती है 13 देशों से, याद कर लेना। जो विषुवत रेखा है वो 13 देशों से गुजरती है। ये जो मकर रेखा होती है ये 10 देशों से गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और जो कर्क रेखा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ये जो कर्क रेखा होती है ये कहीं कहीं 17 देश हैं और कहीं कहीं 18 देश हैं। इसमें उसे 18 देश ज़्यादा पूछता है, ये ज़्यादा होता है, लेकिन 17 भी कहीं कहीं दिया हुआ है, ठीक। तो दोनों में डाउट हो तो अब देख लेना इसको, बट ये कन्फर्म है दोनों। और तीनों जो है अफ्रीका, ये तीनों लाइनें कौन से देश से गुजरती हैं, अफ्रीका से गुजरती हैं। और ये दोनों कहाँ से गुजरती है, सिर्फ ब्राज़ील से गुजरती हैं। कहाँ से, ब्राज़ील से। ये सब याद कर लो, सब जीएस में काम आएगा। मतलब विषुवत रेखा और मकर रेखा ब्राज़ील से गुजरती हैं दोनों, लेकिन ये जो तुम्हारी कर्क रेखा है ये मैक्सिको से गुजरती है, लेकिन आगे जाके जो है अफ्रीका की वही अल्जीरिया वगैरह से निकलती हुई चली जाती है, मिस्र वगैरह से, है ना, आगे निकलती रहती है। भारत के अंदर से जाती है, भारत के अंदर से कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से, फिर बांग्लादेश होकर के निकल जाती है। अब देखो तो इसमें क्या करें, 13 ऐड कर देंगे, तो 3 कितना हो जाएगा, 4 और 7 कितना, 8, कितना आएगा, 84% हो जाएगा। तो पानी कितना हो जाएगा, 84%। ये तो आपको कितना आसान लगा होगा, कुछ है ही नहीं इसमें। ये रेशियो क्यों 1:1 करना पड़ा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है कि विषुवत रेखा जो होती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, 1:1 में बांट देती है। तो ये 1:1 मतलब यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 ही होगा। कितना होगा, 13 ही होगा, ठीक। चलो अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक किसी कार्य को, टाइम एंड वर्क का आ गया। टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ये तीनों कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है तथा कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले सी कार्य छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days, सी इन 20 days। If all the 3 started the work, then after 4 days A left the work and C left 3 days before the completion of work. Then find the days in which the work was completely finished. ठीक, आओ बात करते हैं। 10 है, 15 है, 20 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया आपने, इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब देखो टाइम एंड वर्क में कब एलसीएम लगाना है, कब क्या करना है, तो 3 स्टेटमेंट याद कर लो उसमें। पहला, नंबर ऑफ पर्सन अगर दिए हों तो उसको नंबर ऑफ डेज से इनटू कर देना, नंबर ऑफ डेज से। वैसे इसके भी वीडियो बहुत पड़े हैं तो वर्क आ जाता है। अगर दूसरा 1 डेज वर्क दिया है, इसी 1 डेज वर्क को ही एफिशिएंसी बोलते हैं। इनटू टाइम से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो भी वर्क आता है, और इसी को बेटा हम कैपेसिटी या एफिशिएंसी बोलते हैं। इसी को जो है हम हिंदी में क्षमता कहते हैं। तीसरा होता है एलसीएम ऑफ डेज। ये जो क्वेश्चन है इस पर बेस्ड है। एलसीएम, सब क्वेश्चन में थोड़ा एलसीएम लिया जाता है, ये एलसीएम वाला ही सवाल है। जब टोटल कंप्लीट नंबर ऑफ डेज हुए होते हैं तो वहां पर एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, ए काम करता है कितने दिन में,
10 दिन में, ए करता है 10 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में और सी काम करता है 20 दिन में। अब क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अब एलसीएम होता है वर्क, ये क्या आएगा, ये तुम्हारा वर्क आएगा। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3। अगर हम वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं, वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, मतलब क्षमता आती है। क्या आती है, क्षमता आती है ना। क्या आती है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ क्या आती है, क्षमता या कैपेसिटी आती है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करोगे, सबसे बढ़िया तरीका होता है, एक तरीका मैं समझा रहा हूं उसी को लगाना। मान लो टोटल वर्क x डेज में हुआ, बस इसको लेके चलना, बेसिक नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा है, पेपर में फंसेगा नहीं कभी। पूरा काम होता है x दिन में। अब देखो कौन काम नहीं छोड़ता है, 4 दिन बाद a छोड़ देता है, c छोड़ देता है, b नहीं छोड़ता है, तो b ने काम किया होगा 4x दिन, 4 एक दिन में 4 काम, तो x दिन में 4x। अब देखो a ने सिर्फ काम किया 4 दिन, 4 ए 6 काम करता है, कितना किया, सिर्फ 24 काम किया। और सी ने काम कितना किया, सी ने जो है 3 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब सी ने x - 3 दिन काम किया। तो कितना काम करता है सी, 3 करता है, 3 से गुणा कर दो। आई बात समझ में। अब क्या करो, ये तुम्हारा हो गया 3x, 3 4 3 कितना हो गया, 7x हो गया। ये कितना है 24, ये कितना है -9, 24 में तुम्हारा 9 गया, तो ये हो गया 15, बराबर कितना है 60। तो यहाँ से 7x बराबर हो जाएगा 45, तो x बराबर हो जाएगा 45/7। कभी जिंदगी में सवाल गलत नहीं होगा, 6 सही 3/7, कभी जिंदगी में सवाल गलत नहीं होगा तुम्हारा, अगर आप ऐसे लगाते हो तो, है ना। अगले सेट में हम फिर ऐसा सवाल देंगे, उसको फिर सिखाएंगे आपको कैसे करना है। क्या करना है, टोटल x मान लो, कौन नहीं छोड़ता है कुल x दिन काम, एक दिन में 4 काम, तो x दिन में 4x। ये शुरू छोड़ता है, सिर्फ 6 दिन काम किया है, तो 6 क्षमता है, सिर्फ 4 दिन काम किया, 4 × 6 24 काम करेगा। काम कितना है 60 है, ये इसको सब सॉल्व कर लो, 60 के बराबर कर दो और x सीधा निकाल दो। ये बेसिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा गजब का कॉन्सेप्ट है। ये देखो, ये 8 नंबर सवाल है, बहुत आसान है। कहता है a की क्षमता b की 3 गुनी है। क्षमता सीधा सीधा बोला है, रेशियो पर बेस्ड सवाल है, ये 3 गुनी है। दोनों मिलकर कार्य 40 दिन में करते हैं। अब देखो, जैसे दूसरा स्टेटमेंट था, मैंने तो दूसरा बोला था ये वाला स्टेटमेंट, अब ये वाला इस पे है, ये क्या होगा, 3 1 4, कितने दिन काम करते हैं 40, कार्य कितना हो गया 160। 160 मान लो कार्य हैं या पेड़ लगवाने हैं, मान लो ऐसे समझो 160 पेड़ लगवाने हैं। तो कहता है ए अकेला कितने दिन में, अब ए की क्षमता कितनी है 3, अब 160 के करेगा 3 के हिसाब से, एक ही में ऑप्शन 3 है, यही सही होगा, है ना। आसान क्वेश्चन था बहुत ही, सभी लोग कर ले जाओगे। चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये यार तो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले याद कर लो कुछ, मैं लिखे दे रहा हूँ। इस पर फॉर्मूला बनता है, अगर मान लो ऊपर a³ + b³ है, ठीक, ध्यान समझिएगा, और नीचे अगर a² + b² - ab है, तो इसका उत्तर होता है a + b, ठीक। पहला इसको याद कर लो। दूसरा, अगर लिखा है a³ - b³ ऊपर इस फॉर्म में है, अब a बराबर कोई नंबर हो सकते हैं, नंबर ज़्यादा देगा आपको, हो सकता है इसको स्क्वायर करके ओपन करके लिख दे, मल्टीप्लाई करके लिख ले, परेशान मत होना, कॉन्सेप्ट यही होता है, बस वहाँ पहचान कर लेना कि ये प्लस वाला है कि माइनस वाला है, वहाँ मल्टीप्लाई करके आपको फंसा देगा, गुणा करके लिख देगा, तो आप फंस जाओगे वहाँ। अब देखो a² + b² और +ab, अगर ये है तो ये आंसर होता है a - b, क्या होता है a - b। तीसरा अगर मान लो ये 2 हो गए, तीसरा होता है a⁴ + b⁴ और +a² b²। अगर ये ऊपर है और नीचे अगर दिया है a² + b² और -a² b², अगर ये दिया है तो समझ जाओ ये बराबर क्या होता है, ये होता है a² + b² और +a² b², है ना, ये b² है, a² और b², यहाँ हटा दो प्लस, है ना ये। अब अगर मान लो चौथा, अगर मान लो यहाँ पर a⁴ में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही ज़्यादा आजकल पूछ रहा है, b⁴ और +a² b² अपान अगर a² + b² और +a² b² है ना, a² + b, ab होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा, यहाँ ab होगा, ये a² + b² - ab, यहाँ ab होगा, ठीक, सिर्फ ab होगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस ए बी। क्लियर है? तो ये दोनों, अब ये क्या फॉर्मूला बनता है, अब थोड़ा हल्का हिंट आपको समझा देते हैं। थोड़ा देखो, क्या हमने बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको, और इसको कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अब देखो, ये एक साथ, ये एक साथ, हम जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर दिया लिखा होता है तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट एक जैसा है और ये एक जैसा है, और बीच में प्लस यहाँ माइनस, मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, है ना, और माइनस हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। क्लियर है? इसको ओपन करेंगे तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला बना ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। समझ गए? तो इसके फॉर्मूले क्या बने, इसके दोनों ये फॉर्मूले बने, दोनों, है ना, मल्टीप्लाई में। कैसे बनते समझ गए होगे, कोई बहुत कठिन नहीं था। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा होता है, तो इस तरह आप उसको ध्यान रखना। तो आप समझ गए होगे इसका आंसर कितना होगा, सिर्फ 0.03 और सिर्फ प्लस हो जाएगा 0.07, 7 3 10, मतलब कितना, 1 आ जाएगा। ठीक, जल्दबाजी मत करना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इतने फॉर्मेट होते हैं। और तुम्हारा वो फॉर्मूले 2 और लिख दे रहा है। अगर आपसे पूछता है ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर कभी पूछता है, तो ये होता है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अगर यहाँ पर तुमसे पूछता है ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ क्यूब कह देता है, तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 6abc। क्या होता है? प्लस 6abc प्लस होता है 3ab ए प्लस बी 3bc बी प्लस सी और प्लस 3ca और c प्लस ए। इसको याद कर लो, ये c है बेटा, यहाँ c प्लस ए, है ना, ये दोनों याद कर लो, बहुत काम के हैं फार्मूले, है ना। कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इस पे बन जाता है, इस पे बन जाता है। अब देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत आसान है, 10 नंबर। ये बी बॉड मॉस होता है, बी बॉड मॉस पे लगता है, बी बॉड मॉस। बी मतलब होता है बेनिकुलम बोलते हैं या वेंसिकुलम भी कहते हैं, सिर्फ बेनिकुलम ज़्यादा सही होता है। और बी मतलब ब्रैकेट होता है, ओ मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब गुणा होता है, डी मतलब डिवाइड होता है, एम मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। पहले हम क्या होता है, बेनिकुलम, मतलब इसको होते हैं लाइन होती है। इसे मान लो लिखा है 2 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 1 और इस पर लाइन लगी है ऐसे, तो पहले हम किसको हल करेंगे, ये, इसी को बोलते हैं वेनिकुलम या अंडरलाइन पोर्शन, इसको ऐसे कह सकते हो बी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे, तो 2 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब ये चलेगा मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 प्लस कितना 3 बराबर 9। ये इसका एग्जाम्पल था एक, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। ये सबसे पहले जो लाइन खींची होती उसको, या जब ब्रैकेट होते हैं, ध्यान रखना, ये ब्रैकेट हो, ये ब्रैकेट हो और ये ब्रैकेट हो, तो सबसे पहले कौन सा, ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये ओपन होता है, पहले छोटा फिर मंझला फिर बड़ा, ऐसे ही नियम चलता है ब्रैकेट्स में, है ना। आप सभी लोग ऐसा कर लोगे। अब देखो इसमें कहता है सवाल क्या, इसमें कह रहा है, देखो ध्यान से, इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्या कह रहा है, देखो कहता है 1/4, ऑफ का मतलब होता है गुणा, 1/4 डिवाइड बाई 1/4 अपान, ये है 1/5 डिवाइड बाई 1/5 ऑफ 1/5। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/16, ये रिवर्स हो जाएगा 4/1। ऐसे ही पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 इंटू हो जाएगा 25/1, ये फिर ये सॉल्व होता है, फिर इसके आगे वाला पलटता है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5, मतलब 1/4 इंटू 1/5 बराबर 1/20। आई बात समझ में। ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, है ना। ये जो रेशियो प्रपोर्शन होता है, देखो कभी भी रेशियो इसमें, सॉरी, इसमें जो
रेशियो प्रोपोर्शन ही कह सकते हैं। अगर रेशियो का प्रोपोर्शन होता है, से वालों ए रेशियो बी या डबल रेशियो, अगर यही बी रेशियो सी है, मतलब इसका संबंध इससे हो गया, तो ऐसा होने पर फिर इसका संबंध इससे हो जाता है। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे होता है। बाहर बाहर भीतर भीतर, ये ट्रिक होती है, सिखाई गई होगी स्कूल में, लेकिन दोबारा फिर रिवाइज कर लो। तो हो जाता है बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए सी हो जाता है। तो बी बराबर हो जाता है अंडर रूट ए सी, और जो बी होता है इसी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। ये है तुम्हारा मीन प्रोपोर्शन। और जो ए होता है, ए होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन। ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन। और जो सी होता है ये थर्ड होता है। अच्छा, कभी तुमसे फोर्थ पूछ ले, तो फोर्थ पूछ ले तो ए रेशियो बी डबल रेशियो, यहाँ सी रेशियो डी चलता है। फिर यहाँ इसका संबंध इससे नहीं होता, सेम नहीं होते हैं, संबंध होता है बट ये सेम नहीं होते, मल्टीप्लाई होता है। तो ए डी बराबर हो जाता है बी सी। अगर डी पूछता है तो हो जाता है बी सी बाई क्या, ए। ये चीज हो जाती है। आई बात समझ में। तो यहां पर जो हमसे पूछा है, तृतीय वाला पूछा है, मतलब ये ए है और ये बी है, और ये तृतीय मतलब सी पूछा है, तो इसका 2 बार स्क्वायर होगा 0.004 इंटू, ध्यान रखना गलती ना करना कभी यहाँ पर, अपान 0.04। दशमलव हटेगा, दशमलव हटेगा, दशमलव हटेगा, तो यहाँ कितने हैं 3, ऊपर 3 3 6, नीचे 2, तो ऊपर बचे 4। तो 4 नंबर बाद पॉइंट होगा, ना ये होगा ना ये होगा, ऐसे समझ जाओ, ऐसे पता हो जाता है। ऊपर 4, 6 पॉइंट, नीचे 2, तो 1 4 कैंसिल, 4 नंबर बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा है आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, और सेकंड पार्ट इसका आपको हम जल्दी कल तक प्रोवाइड करा देंगे। मतलब सेकंड क्लास हम आपको जो जिसकी सीरीज है लगातार आपको मिलती रहेंगी फटाफट। अब ज़्यादा बीच में गैपिंग नहीं होगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। वैसे आप लोग सोचते होंगे सर हर बार वादा करते, पूरा तो करते नहीं है, लेकिन कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लगातार लाइव नहीं आ पाते हैं। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगा आप सबकी सेवा में मैं लगातार आपके साथ बना रहूं, और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन की वजह से हम लाइव नहीं आ पाते हैं। लेकिन कोशिश रहेगी लाइव रहने की, है ना, लाइव भी रहने की, और ऐसी क्लासेज आपको हम लगातार देते रहें। बस आप इसको अच्छे से पढ़ते रहना, एक एक कॉन्सेप्ट को तैयार करना, एक कॉपी बनाना, मेहनत करना, हम सब आपके साथ हैं, है ना। देखो, एक व्यक्ति किसी दूरी का 60% भाग 20 किलोमीटर पर आवर से और शेष भाग 25 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो, औसत चाल हो चाहे तुम्हारा टाइम एंड वर्क हो, ध्यान रखना जब तक डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी एलसीएम नहीं लेंगे, और जब तक वर्क कांस्टेंट, उसमें टाइम एंड वर्क में क्या होता है, जब तक वर्क, एक सवाल आएगा तुम्हारे प्री में, ऐसे आएगा कि एक व्यक्ति किसी कार्य का 40% भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो 12 दिन का एलसीएम नहीं लेना है, और शेष काम को 10 दिन में कर सकता है, तो पहले 40% को 100% बनाएंगे, इसको भी 100% करेंगे, तब जाके एलसीएम लेंगे। मतलब वर्क जब तक कांस्टेंट नहीं होगा हम एलसीएम नहीं लेंगे, उसी तरीके से डिस्टेंस जब तक कांस्टेंट नहीं होगी हम एलसीएम नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे, है ना, ध्यान रखना वहां पे। तो क्या होगा देखो ध्यान से, मतलब बिल्कुल कसम खा लेना है, जब तक डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं नो एलसीएम, जब तक वर्क कांस्टेंट नहीं नो एलसीएम, है ना, दोनों कंडीशन। और फार्मूला तो अपनी जगह पे है ही है। तो 60% मतलब 3/5 किससे, 20 से, तो पूरी डिस्टेंस किससे, 100/3। क्लियर, ऐसे ही बताओ, शेष कितना हुआ 40%, 2/5 किससे, 25 से, तो पूरा किससे, 1 किससे, 25 पंचे 125 बटा कितना 2, ये आएगा। 60% 20 से, तो 3/5 20 से, 100/3 हो गया, और शेष 40% मतलब कितना हो गया, 2/5 किससे, 25 से, तो पूरा कितना हो गया 125/2। अब 100/3 और 125/2 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब फ्रैक्शन का लेते हैं, ध्यान रखना, तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ होता है, और जब एचसीएफ लेते हैं फ्रैक्शन का, तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम होता है। तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा कितना 125 है, और यहाँ 100 है, तो हो जाएगा तुम्हारा 125 300 हो जाएगा, 300। तो यहाँ कितना आएगा 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 150 125 नहीं 300 नहीं आएगा एलसीएम, 125 250 500 आएगा, कितना आएगा 500। तो यहाँ कितना 5, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 15, और 125 इसको करेंगे 3 250, 4 बार जाएगा, है ना, 4 8 हो जाएगा, तो 15 8 कितना 23, तो नीचे कितना होगा 23, 500/23। देखो ये आंसर, ये आया समझ में। तो ये आज के इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस थे, और दूसरे जो 12, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, इससे 13 हो जाएंगे, दूसरे पार्ट में 12 बचेंगे। ये चलो आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसका आप लोग कमेंट जरूर करना यार। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मेरा मनोबल जो है डाउन हो जाता है, कि आपको मेहनत करके पढ़ाते हैं, आप कुछ करते नहीं हैं। अगर आप मेरा साथ दें
तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपको बहुत बेहतरीन क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करा सकते हैं। गजब गजब के क्वेश्चंस आपको गजब गजब तरीके से सिखा सकते हैं और आप लोग के कम समय में ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं। तो देखो, तो इसको आप पढ़ो सवाल पूरा, इसको लगाने की कोशिश करना और इसका कमेंट करके आंसर बताना। उसका तरीका हम तुम्हें नेक्स्ट क्लास में अगली सीरीज में आपको बताएंगे। तो आपको इसका दूसरा पार्ट जो है जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद।